हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरएसएम एसएसबी कंप्यूटर का 19 दिसंबर का 2021 का सॉल्यूशन। पार्ट बी को देखेंगे। 70 नंबर में से आप ये भी बताना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आफ्टर दिस। ओके, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट ये है, जो मैंने पेपर डिस्कस किया था लास्ट ईयर का कंप्यूटर का, उसका डिस्कशन से यहाँ पर क्वेश्चन बने। तो आप देख लेना वो कितना इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने वो देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से सीधा डायरेक्ट टिक कर दिए होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोर्स में से बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम पूछी गई हैं। आप आगे जब क्वेश्चन आएंगे कोर्स में उठा के देख लेना, अभी भी कोर्स वहीं की वहीं है, उसमें से देख लेना सेम टू सेम क्वेश्चन लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं। एएसओ कोर्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और इस पेपर को पूरी तरह से देख लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मैं दोबारा से ये बात रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बच्चे समझदार हैं वो एक बार में ही समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक मीन। पार्ट ए को डिस्कस आप अपने आप में कर लेना, और 30 क्वेश्चन तक पार्ट ए में है, बाकी 31 से पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिक मीन के लिए सही नहीं है। जैसे दो संख्याएं ए और बी, इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो बनेगा अंडर रूट के ए इंटू बी। अब ये संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी एक को जीरो ले लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा दोनों कंडीशन में। तो ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक मीन में कभी भी किसी ऑब्जर्वेशन को नहीं लेना है, या फिर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो जीरो दे रखा है आपको ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालना है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये कह रहा है कि इनमें से क्या गलत है। तो पहली बात तो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, चाहे एल्जेब्रिक या फिर अर्थमेटिक मीन हो, कोई भी मीन हो, ये सभी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज आते हैं। एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन का है इट इज नॉट सुटेबल, तो ये बात कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में कह रहा है इट इज लीस्ट अफेक्टेड, बिल्कुल यह बहुत कम अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू से। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज सेट इज जीरो, यानी अगर कोई जीरो है वैल्यू तो वहां पर उस केस में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू मेजर सीजनल वेरिएशन कंपैरेटिवली यूटिलाइज द गिवन डेटा लेस। ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर मेंशन कर रखी है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। अब इसमें कहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसको हम सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत कम यूज करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कहा है कि जो सीजनल वेरिएशन है उसको मेजर करना है। सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए एक ये मेथड है, एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी मेथड है। लेकिन सभी मेथड में ये तीनों जो मेथड है, रेशियो टू ट्रेंड, लिंक रिलेटिव मेथड और रेशियो टू मूविंग मेथड, ये तीनों मेथड जो होते हैं सीजनल वेरिएशन को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करने के काम आते हैं। लेकिन सिंपल एवरेज मेथड जो है प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर आंसर नहीं देता है सीजनल वेरिएशन के लिए। तो मैं अपनी तरफ से आंसर बता रहा हूँ कंप्लीटली, तो इसका ऑप्शन ए जो है परफेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है कि दिए हुए 6 मान फॉर द गिवन 6 वैल्यूज, ये आपको 6 वैल्यूज दी हुई हैं, और इसके बाद कहा है कि द 3 ईयरली मूविंग एवरेज क्या होगा। 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो तीनों को जोड़कर बटा 3 करना है इसमें। ये 3 साल का मूविंग एवरेज हो जाएगा इसके लिए। तो 15, 24 और 18 कितने होते हैं, 57 होते हैं। 57 बटा 3 यानी कि 19। इसके बाद बात करें इसकी 24, 18, 33 को जोड़ोगे बटा 3 करोगे तो 75 बटा 3 कितना होगा, 25। इस तरह से बाकी आ जाएंगे 31 और कितने 43। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस क्या होगा। मतलब मेन एम एग्रीकल्चर सेंसस का क्या होता है। जैसे हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं तो उसका मेन एम क्या है, एक तो डेटा का कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन के बाद गवर्नमेंट प्लान बनाती है, उसके बाद एग्जीक्यूट करती है। और उसमें हम क्या यूज करते हैं पॉपुलेशन सेंसस के लिए, कि हमें जेंडर चाहिए, जेंडर के अकॉर्डिंग देखना है, हमें एज के अकॉर्डिंग देखना है, एज के अकॉर्डिंग के बाद हम जो है फिक्स कर लेते हैं 0 to 1, 0 to 6 ईयर के अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो हम जितनी भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, उनकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मेन एम क्या है, तो पहला कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट द सेंटर, यानी कि सेंट्रलाइज यूनिट है जो डेटा को क्या करती है, कलेक्ट करती है। तो ये बात सही, हमने जब कोर्स में पढ़ा था कंप्लीटली, वहां पर यही पढ़ा था कि सेंट्रलाइज यूनिट है जो क्या करती है, सभी डेटाओं का कलेक्शन करती है। सेकंड में कहा है इंस्पेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड मेंटेन बाय पटवारी। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, टू क्लासिफाई लैंड फॉर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर पर्पजेज, मतलब एग्रीकल्चर पर्पज यानी कृषि और जंगल के लिए जो लैंड क्लासिफाई की गई है उसका भी क्या आंकड़ा अपने पास स्टोर रखना।
तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बी एक्स वाई बी वाई एक्स आपको दे रखा है कि टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन बी एक्स वाई विल बी। हमने एक चीज पढ़ी और मैंने आपको जोर देकर भी कहा कि ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी वे में पूछा जा सकता है। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, बात क्लियर थी। जब हमने ये पढ़ लिया था कि भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो लिमिट है वो 0 to 1 है, तो यहाँ पर एक ये चीज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा हो जाएगा, ये सिंपल सा। हमने 2-3 पॉइंट भी पढ़े थे कि अगर एक यूनिट से ज्यादा है तो दूसरा यूनिट से कम होगा। सिंपल सा हमने ये भी पढ़ा था कि बी एक्स वाई इज लेस देन 1 है तो बी वाई एक्स डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इतना हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि भाई बी वाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो हमें बी एक्स वाई निकालना है। इसके साथ हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से एक भी पॉजिटिव या एक भी नेगेटिव होगा तो बाकी उसी साइन के सेम होंगे। तो बी वाई एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन भी कैसा होगा, ये ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिकली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 3 ऑप्शन बच गए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं और एक बार इसकी वैल्यू हम 1/3 लिख लेते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू 2 लिखते हैं यानी बी वाई एक्स कैसा है, 2 है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर मैं इसको मानता हूँ इस ऑप्शन को, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे एक से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। यानी कि मैं वैल्यू कौन सी ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, मान के 2 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ले ली। अब सोचो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो डेफिनेटली ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। बात आगे समझ में आपको। अब इसके बाद ऑप्शन बी और डी पर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 ले ली है और इसने बोला है 1 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, लेकिन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें गुणा करूंगा तो इनका गुणा होने पर क्या होगा, वो सिंपल सी बात है लेस देन 1 ही आएगा। कैलकुलेट करने पर 1/3 गुणा 2 कर लो, चाहे 1/2 गुणा 2 कर लो, क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। तो ये आंसर एक पॉसिबल है। अब चूंकि ऑप्शन 4 भी है, लेकिन ऑप्शन 4 में क्या है, ओनली पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओनली पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये कैसा होगी, संख्या 1/2 भी हो सकती है और ये संख्या 2 भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब 2 दूनी 4 हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो डेफिनेटली ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर वैसे ही एक ऑप्शन निकल के आ रहा है जो कि ऑप्शन बी है, वही आंसर है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहते हो क्रॉस में तो कर सकते हो कि 1/3 अगर आप इसको लेते हो तो इस संख्या को भी 1/3 या 1/2 या फिर आप इसको 3 ले सकते हो। बात क्लियर है। जब इसमें से कोई भी संख्या लोगे तो मैक्स वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसका मैक्स प्रॉफिटेबल आंसर कौन सा होगा, जो आपके मार्क्स दिलाएगा, वो होगा ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चों ने इसमें डेफिनेटली ऑप्शन डी किया होगा या ऑप्शन सी किया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है परफेक्ट वो ऑप्शन बी है, ना कि और कोई ऑप्शन। ध्यान रखना ये बात। 35 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईयरली पब्लिकेशन ऑफ सीएसओ एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो पब्लिकेशन है वो कौन से। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया कि जो DES डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वो एक बुक निकालता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान की बुक है, तो राजस्थान निकालेगा। तो यहाँ पर जब CSO है तो सेम बुक CSO बनाता है, लेकिन वो किसकी, इंडिया की, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। अब इसका दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था, चैप्टर में जो पढ़ाया था कि 1949 में सबसे पहले जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया तो किसके द्वारा किया गया, तो CSO के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो कहलाती है एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम के नेम से। तो ए और बी इसके परफेक्ट आंसर होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी ए और बी दोनों कैसे होंगे, सही होंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एट द सेंटर मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आर मेनली कंडक्टेड बाय। देखो सोशियो सर्वे जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, वो NSSO जो है कंडक्ट कराती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 38, और वो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटा रिलेटिव टू मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम ऑफ ए फैमिली। यानी कि एक ही फैमिली के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि आपकी सैलरी है 20,000 की, 20,000 सैलरी में आपने एक घर खरीद लिया और उस होम लोन को दे रहे हो आप 10,000 रुपये होम लोन के दे रहे हो।
बाकी आपने सामान कुछ खरीद लिया, आइटम खरीद लिए और उन आइटम के आपको मंथली लग गए 5,000 रुपये। इसके साथ आपने एक कार खरीद ली और कार का लोन जो आप पे कर रहे हो वो कितना है 5,000 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो 20,000 है उसमें आपने परसेंटेज डिवाइड कर दिया इसका कि 50% मैं जो है होम लोन के लिए दे रहा हूँ और इसके साथ जो है 25% में सामान के लिए और रिमेन 25% जो है वो कार लोन के लिए। सिंपल सी बात है। तो जहां पर भी परसेंट की बात आ जाएगी या जहां पर भी एक हम कलेक्टिव उसकी बात करते हैं कि जब हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उन आइटम को हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसको इंडिकेट करते हैं ओनली पाई चार्ट से। तो जब मैंने आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का बताया था तो वहां पर आपको ये पॉइंट प्रॉपरली क्लियर किया हुआ है। तो जो बच्चे अभी एनरोल्ड हैं ऑलरेडी उन्होंने देखा होगा कि वीडियो खोलकर देख लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने टिक भी किया होगा। वहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कि जब भी बात परसेंटेज की आएगी या जब भी बात ऐसी अमाउंट की आएगी जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आइटम्स को और आइटम को हम जो है एक डेटा में या फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हम ओनली पाई चार्ट को लेंगे। जैसे कि ये पाई चार्ट मैंने बनाया तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो है कार के लिए, ये है किसके लिए, सामान के लिए, और ये जो हाफ पार्ट है ये किसके लिए, होम लोन के लिए। सिंपल सी बात है, तो ये समझ में आ गया इजिली। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई डायग्राम या फिर पाई चार्ट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन में देख लेना, डिस्कस करते टाइम मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था ये, और मैंने कहा भी था हो सकता है आपसे अब की बार अर्थमेटिक मीन पूछ ले, और पूछ लिया उसने। जो ज्योमेट्रिक दो पढ़े थे हमने, एक तो था ज्योमेट्रिक मीन और एक था अर्थमेटिक मीन। हमने पढ़ा था कि भाई ज्योमेट्री मीन ऑफ लास्पियर एंड पार्शियल इंडेक्स का वो होता है फिशर इंडेक्स फॉर्मूला, और अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पियर एंड पार्शियल इंडेक्स फॉर्मूले का अर्थमेटिक मीन होता है क्या, डॉर्विश बाउले। तो ये हमने पढ़ लिया था पॉइंट, और मैं आपको बार बार इस पर जोर देकर कह रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने गलत किया है बहुत ही दुख की बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत दुख की बात है, लेकिन सही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40 आई थिंक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द बेस ईयर इज 2,000 रुपीज पर एनम and in the current year ₹5,000 the CPI is 325 then the allowance is required to maintain the same standard of living। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बेस ईयर था, यानी पुराने समय की बात है 1990s की, तब 100 रुपये में जो सामान आता था, आज CPI कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से, सिंपल सी बात है। या यहाँ पर जो है आज वर्तमान में यानी करंट की बात करें तो वर्तमान में वही सेम हम 10 किलो आलू की बोरी 100 रुपये में ले आते थे 1990s में, आज सेम 10 किलो आलू की जो बोरी है वो 325 रुपये में आ रही है। तो बेसिकली वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर पहले आपके पास 2,000 रुपये आते थे मंथली, इन 2,000 रुपये में आप पूरे परिवार का पेट भर लेते थे, 5 मेंबर होते थे और 5 मेंबर को जो खाने के लिए चाहिए वो 2,000 रुपये में मंथली हो जाता था। लेकिन आज 325 चूंकि CPI हो गई है, वही चीज सेम 325 रुपये की आ रही है। तो 2,000 रुपये जब उस टाइम पर खर्च करते थे तो आज कितनी जरूरत है उन पैसों को, सेम उतने अमाउंट को, उतनी चीजों को लेने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब 100 रुपये खर्च होते थे तब आज कितने खर्च होंगे, 325। एक उस टाइम पे खर्च होता था तो आज कितना खर्च होगा, 325/100। जब उस टाइम पर 2,000 खर्च होते थे तो आज कितने खर्च होंगे, तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6500। यानी कि आज वर्तमान में उतने 5 लोगों का पेट भरने के लिए आपको 6500 रुपये की जरूरत है। अब इसने सिंपल सा ये कहा है कि आप महंगाई के दौरान सरकार ने आपकी जो है सैलरी बढ़ा दी, और सैलरी बढ़ाकर 5,000 कर दी। 5,000 में क्या पेट भर पाओगे, जब आपकी जरूरत ही 6,500 की है। तो सिंपल सी बात है नहीं। तो यहाँ पर कितने पैसे और चाहिए, 6.5 माइनस के 5,000, सिंपल सा 1,500, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉपुलेशन कंटेनिंग 30 यूनिट 5 यूनिट्स आर ड्रॉन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी सेम स्पेसिफाइड यूनिट इंक्लूडेड इन द सैंपल इज। देखो ये कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों बताया है। क्योंकि कितने में सेलेक्ट कर रहा है, 30 में से कितने सेलेक्ट कर रहा है, 5 सेलेक्ट कर रहा है, तो 5 बाई कितना 30। तो इसका लीस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कैलकुलेट करते आना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है या फिर कैसा है, फॉल्स है। अब यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन, इफ r इक्वल टू 0 देन द लाइन ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। r इक्वल टू 0 पे क्या होता है, पहली बात तो tan थीटा क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है कि tan थीटा होता है 1 माइनस के r स्क्वायर अपॉन में कितना r,
और सिग्मा एक्स वाई अटर्न टर्म। अब मैंने आर इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पर, जैसे ही 0 रखूंगा तो 1 माइनस 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और थीटा इन्फिनिटी ये कब आता है, जब टेन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, यानी कैसा, जो रिग्रेशन लाइन होंगी वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। अब नेक्स्ट इसमें ये तो सही है। अब नेक्स्ट इसमें बोला है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स या फिर आर में से कोई भी एक साइन किसी का होगा तो बाकी सभी का भी सेम साइन होगा, यानी बी एक्स वाई अगर प्लस है तो बी वाई एक्स भी प्लस और आर भी प्लस। सिंपल सी बात है, ये भी कैसा है, सही है। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अरिथमेटिक मीन, जो मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि जो आर है ये बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का कैसा होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो ये गलत है। हमने जो भी पॉइंट पढ़े थे उनमें था कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। इवन मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जो होता है वो मैक्स कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये कैसा होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्या होगा, जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। तो ये जो बात है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर, इसने बोला फॉल्स कौन सा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, यानी जो वेरिएंस है पहले एन नेचुरल नंबर का, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन। अब इसको करने का तरीका देख लो। यहाँ पर क्या, ये एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू 3 लेते हैं, यानी कि 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं पहले वाले। तो पहले 3 नेचुरल नंबर कौन से हैं, एक तो 1 है, 2 है और 3 है। हमने 3 नेचुरल नंबर ले लिए, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हमने ले लिए हैं। ये हमारे पास डेटा है ऑफ एक्स, एन इक्वल टू 3 हो गया, 3 नेचुरल नंबर हो गए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बात कर रहा है प्रसरण की या फिर किसकी, वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स बार निकालो, एक्स बार कितना आएगा, पहली बात तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 6 बटा 3, तो जो एक्स बार आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना हमें क्लियर हो गया। सम ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो जो वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 14 अपॉन में कितना 3 माइनस के 2 दूनी कितना 4, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। अब हमें वेरिएंस आ गया कितना, 2/3 सिग्मा स्क्वायर। एन इक्वल टू 3 रखने पर किसमें 2/3 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 चेक करोगे, 3 3 9 माइनस 1 8/12, कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन था, ऑलरेडी पहले से ही आया वो क्वेश्चन, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ, यानी कि कोई जनसंख्या है वो स्थावर कब कही जाएगी। जैसे माना कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, अब मैं बोलूं कि लगातार 10 साल से इसकी जनसंख्या 5000 है, तो आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही नंबर में लोग जो है खत्म हो जा रहे हैं। यानी जन्म लेने वाले जो लोग हैं, बर्थ जिनकी है, जितने लोग माने 50 लोग बर्थ हैं, 50 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो जो डेथ है वो भी 50 लोगों की हो जा रही है। तो सिंपल सा जो नंबर है वो फिगर कांस्टेंट रह रहा है, यानी कैसा है, स्थावर है, स्टेशनरी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि ये 50 है, ये 50 है, तो इसका मतलब ये 1:1 भी है। मैं ये भी बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो बर्थ है और डेथ है उसका रेशियो कैसा है, इक्वल है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मृतकों की संख्या समान है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट में कहा है प्रत्येक वर्ष में जन्म और मृत्यु का अनुपात समान है, बिल्कुल सही बात है। जब 50-50 का मतलब 1:1 हो गया तो सिंपल से दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग डज नॉट यील्ड गुड रिजल्ट, यानी कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग कब अच्छे रिजल्ट नहीं देती। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि आप कोई भी सैंपल रैंडमली उठा लेते हो, पहला जो सैंपल होता है वो रैंडमली उठ जाता है। जैसे कि बहुत सारे सैंपल है, यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक सैंपल है, और यहाँ पर आपने क्या है, रैंडमली सेकंड नंबर का जो सैंपल है वो आपने रैंडमली उठा लिया, ये आपने चूज कर लिया। फिर आपने बोल दिया हर 50वें नंबर पे जो सैंपल होगा वही क्या होगा, हमारा सैंपल हो जाएगा, वो हमारे सैंपल में कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 से 50 बाद जो है वो जो सैंपल है वो कंसीडर हो जाएगा, उसके 50 बाद जो सैंपल है वो कंसीडर हो जाएगा। यानी आप क्या कर दिए, एक फिक्स ऑर्डर इंटरवल डिसाइड कर दिया, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो है सैंपल डिसाइड कर रहे हो। अब ये कह रहा है पहले ऑप्शन में वेरिएशन इन यूनिट इन पीरियोडिक, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक अकॉर्डिंग हम नहीं लेते हैं।
यूनिट एट रेगुलर इंटरवल आर कोरिलेटेड। बिल्कुल, रेगुलर इंटरवल में सिस्टमेटिक जो सैंपल है वो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन पीरियडिक जो केस है उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए, परफेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि कब अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, जब केस पीरियडिक का होता है। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल की बात हो रही है, चूंकि यहाँ पर कैसा है, रेगुलर इंटरवल है, तो हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बेसिकली सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब भी यही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है कि Q1, Q2 एंड Q3 आर 3 क्वार्टाइल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। प्रॉपर्ली पढ़ाई हुई हर चीज। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप कोर्स से मैच करोगे ना, सेम क्वेश्चन मिलेगा। वहां पर मैंने लाइन रिपीट की हुई है, मैंने अभी भी वीडियो वहीं पर है, सेम चीज है। कहीं पर भी कोई वीडियो ना तो हटी है ना डिलीट हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सेम वहीं की वहीं वीडियो। आप देखना उनको ध्यान से, आपको सेम की सेम पॉइंट मिलेंगे। आपको क्या करना है, वहां पर आपने जो देखा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसमें क्या था, बेसिकली जो फॉर्मूला था, जो भी आप स्क्यूनेस का देख रहे थे, Q1 प्लस के Q3 माइनस के 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस के Q1, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने स्क्यूनेस के लिए। अब एक चीज देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नेगेटिवली स्क्यूड है तो सिंपल सा ही लेस देन 0 हो जाएगा। इनकेस पॉजिटिव स्क्यूड होता तो ग्रेटर देन 0 होता, और अगर सिमेट्रिक होता तो इक्वल टू 0 हो जाता। क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड है तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और ये पूरी टर्म किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, Q1 प्लस के Q3 लेस देन क्या हो जाएगा, 2Q2। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो परफेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 47 है। ये क्या कह रहा है, 1949 द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, कौन था, PC महालनोबिस था। पहली लाइन में बताया हुआ है कि उन्होंने ही क्या की थी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, लाशपियर हैज एंड पार्शियल फॉर्मूला हैज बायस। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन भी आपको जब मैंने इंडेक्स नंबर पढ़ाया था तो वहां पर आपको मैंने एक जो है ब्रैकेट में बता दिया था कि ये कौन सा बायस होता है, अपवर्ड बायस और डाउनवर्ड बायस। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप ये पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। वीडियो को देखना, जिन्होंने कोर्स ले रखा है ना वो कमेंट करके जरूर बताना कि वहां पर मेंशन है या नहीं। ओके, अब यहाँ पर ये बात कर रहा है लाशपियर फॉर्मूले की। लाशपियर फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्ड वाइज होता है, एंड जो पार्शियल फॉर्मूला है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड वाइज होता है। इसका मैंने आपको तरीका भी बताया था याद करने का, और ये भी बताया था कि कैसे होता है। पार्शियल फॉर्मूला जो होता है वो डिपेंड करता है करंट पर, जैसे कि Q1 पर क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। लास्ट पे जो है वो कैलकुलेट होता है बेस पर, Q0 पर। इसलिए ये कैसा होता है, अपवर्ड वाइज होता है, और ये कैसा होता है, डाउनवर्ड वाइज होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू सीरीज। देखो यहाँ पर वर्ड आया कंसिस्टेंसी, पढ़ाया है मैंने। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता, और स्थिरता को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हम ये कैलकुलेट करें कि कोई सीरीज कितनी वेरिएबल है। अगर ज्यादा वेरिएबल है तो मतलब कम कंसिस्टेंट है, ज्यादा कंसिस्टेंट है मतलब कि कम वेरिएबल है। वेरिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, तो वेरिएबिलिटी को चेक करने का तरीका है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में x इंटू 100। x मतलब x बार यानी कि माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी तो उस केस में कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कम होगी। वेरिएबिलिटी अगर कम होगी तो कंसिस्टेंसी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कंसिस्टेंसी को, जो दो सीरीज की कंसिस्टेंसी उसको मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम यूज करते हैं। बात सिंपल सी समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट कोर्स में से जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड की थी उसमें सीधा सीधा पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, टू रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशंस। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया था कि कहीं पर भी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, वहां पर प्रीवियस ईयर में आपके गलत दिया हुआ था, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में सेम उसी में कंसेप्ट बताया था कि कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। सिंपल से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हुए आए हो वैसे सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें गुणा 2 का कर दो, 2 का गुणा कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 6x प्लस के 2 दूनी 4y माइनस के कितना 52 इक्वल टू क्या 0। और इस इक्वेशन में क्या दिया, 6x प्लस के y माइनस के 31। अब इस इक्वेशन में पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1y गया तो 3y, और ये कितना 52 में से 30 बन जाएंगे तो कितने बचेंगे 21। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। नॉर्मल कैलकुलेट कर दिया है, मैंने आपको बताया भी था ज्यादा कुछ झमेले में नहीं पढ़ना है। रिग्रेशन इक्वेशन दी है और आपसे मीन वैल्यू पूछी है, इजीली निकाल सकते हो नॉर्मल जिस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हो।
तो यहाँ पर पूछा है x और y की रेस्पेक्टिवली वैल्यू क्या होगी। y की 7 होगी तो सेकंड ऑप्शन में 7, देखो केवल यही ऑप्शन है जिसमें सेकंड नंबर पे 7 लिखा हुआ है। बाकी आप 7 को यहाँ पुट करो और x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पर मेंशन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर। ये क्वेश्चन नंबर 51 है। द ट्रेंड लाइन विद 1975 एज ऑरिजिन इज y इक्वल टू 20.6 प्लस के 1.68 इंटू एक्स। द ट्रेंड लाइन विद 1971 एज द ऑरिजिन। ये कह रहा है 1975 की लाइन दे रखी है, ठीक है, और हमें जो ट्रेंड लाइन है वो 1971 की बतानी है। मतलब हमें कितना कम करना है, 4 माइनस करना है, यानी x की जगह पर हम क्या लिख दें, x माइनस के 4 लिख दें, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, 1971 के लिए ओरिजिन लाइन होगी, ओरिजिन ट्रेंड लाइन होगी। तो यहां पर देखो 1.68 x माइनस के 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.68 के साथ तो x रहेगा, x रहा तो यानी कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब दो ऑप्शन बच गए इसमें, ये और ये। माइनस के 1.68 इंटू 4 यानी कि किसका आया, माइनस का, यानी 20.6 में से कम होगी वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20.6 से ज्यादा वैल्यू दे रखी। कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स की जगह पर x माइनस 4 रखें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो 3 बताए थे कि तीनों जो टाइम सीरीज के वेरिएशन हैं उनमें क्या क्या उनके मेजरमेंट फॉर्मूलेज होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। मैंने आपको ट्रेंड का बताया, सीजनल का बताया, साइक्लिक का बताया, मैंने आपको इर्रेगुलर का नहीं बताया। इर्रेगुलर का मैंने नहीं बताया, उस टाइम पे कहा भी था कि केवल आपसे ट्रेंड और सीजनल में पूरी तरह से कैलकुलेशन पूछ सकता है। इसके ट्रेंड में तो कैलकुलेशन करवा सकता है, सीजनल में आपसे सिर्फ पूछ सकता है कि क्या फॉर्मूले हैं, और साइक्लिक में आपसे सिर्फ नेम पूछ सकता है। मैंने आपको वहां पर इंडिकेट भी किया हुआ था, ये बात को पॉइंट आउट नोट करके भी लिखाया था कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना वर्ड टू वर्ड है, और वहां पर आप देखना दोबारा वीडियो जाकर। तो सेम चीज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो रेसिडुअल मेथड है वो किसके लिए यूज आता है। तो रेसिडुअल मेथड आता है भैया साइक्लिक के लिए। साइक्लिक में मेथड होते हैं 3 से 4, एक तो होता है हार्मोनिक करके होता है, और एक होता है इसमें रेसिडुअल मेथड, एक होता है डायरेक्टिव मेथड, एक होता है रेफरेंस मेथड। ये है रेसिडुअल मेथड, और ये है रेफरेंस, और ये है डायरेक्ट, और ये है हार्मोनिक। ये 4 मेथड थे, चारों के नाम लिखाए थे आपको, देखना दोबारा से। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन गवर्नमेंटल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन देखो CSO, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट इसमें प्रोग्राम इवैल्यूएशन छोड़ दो इसको, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट इसको भी छोड़ दो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, बहुत बार चर्चा हो चुकी है, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन ऑप्शन जो 3 है ना वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है। द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट आर नॉट रिलेवेंट ऑफ फॉर कंपैरिजन। नेट रिप्रोडक्शन रेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट टेक्स into account the mortality rate. If net production rate is greater than 1, then the population has a tendency to decrease. देखो मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, 4 ऑप्शन पढ़ने पर मुझे एक बात समझ में आई कि ये ऑप्शन C-D है ना, वो क्या कह रहा है कि जैसे जो रिप्रोडक्शन रेट है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो टेंडेंसी होगी पॉपुलेशन की वो डिक्रीज होगी। मान लो 100 महिलाएं हैं और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, और कितने बच्चों को जन्म दिया उन्होंने, ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 से मतलब 110 बच्चों को जन्म दिया है। तो यहाँ पर आप जनरेशन देख रहे हो, पहली वाली जनरेशन में 100 लोग थे, अभी इस जनरेशन में कितने लोग हैं, 110 लोग हैं। यानी कि ये क्या हो गया, अगली जनरेशन में क्या हो गया, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। समझ रहे हो कैसी होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई है। पहली जनरेशन में थे 100 लोग, अगली जनरेशन कितने हो गए, 110 हो गए। ये ग्रेटर देन 1 है नेट प्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात क्या होगी, जो पॉपुलेशन की टेंडेंसी होगी वो बढ़ने की होगी, ना कि डिक्रीज होने की। तो इसने कहा डिक्रीज होने की, तो ये क्या है, गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन था, और पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर था। बस आपको 4 ऑप्शन इसमें से पढ़ने थे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्या कर रहा है, सपोज फॉर एस्टिमेटिंग y द इक्वेशन y कैप इक्वल टू 5 माइनस के 2x कैलकुलेशन द आर मेड ऑन ए गिवन सेट ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस सिचुएशन। मतलब ये कह रहा है कि y कैप तो कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में हमें इन चारों में से बताना है कि क्या सही है। तो पहली बात है, इस इक्वेशन को बना लो, चाहो तो बनाना चाहो तो।
इस इक्वेशन को जब आप बनाओगे तो x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पर तो y प्लॉट किया है, यहाँ पर x प्लॉट किया है, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरे कलर से बना लेता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ 5 आ गया और ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया 5। इसके बाद यहाँ क्या है, अगर x इक्वल टू 1 रखूंगा तो यानी कि यहाँ पर और ये 2 रखने पर ये 1 है, ये 2 है, ये कितना हो गया, 5 हो गया। अगर 1 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैंने यहाँ पर 3 प्लॉट कर दिया। 3 कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद ये अगर x इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 4 यानी कि 1। तो ये कितना आ जाएगा 1। x इक्वल टू 2 पर y कितना आ जाएगा 1। सिंपल सी समझ में आया। तो ये जो लाइन बन रही है ना, कैसे बन रही है, बिल्कुल कुछ इस तरह से बन रही है। जब ये लाइन इस तरह से बन रही है तो आपको ये समझ में आया कि ये जो इंटरसेप्ट है, अंत्यखंड है, वो कितना है, वो है 5। पहली बात। तो दूसरा ये समझ में आया कि यहाँ पर जो m है वो वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 है। इसका मतलब इसका जो टेंजेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो जो टेंजेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। और बेसिकली आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो क्या हो रहा है, लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब कैसा है, नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन इसमें कहा है द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 2, गलत बात, ये नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, 5 है। द स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, जो लाइन का स्लोप है वो नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन सही हो जाए। इसने बोला इनमें से कौन सा सही है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए गिवन डेटा हैज मीन 6.5, मीडियन आपको 6.3 दे रखा है, मोड आपको क्या दे रखा है 5.4। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव कर लेना। और बाकी मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में बात ऐसी है कि यहाँ पर सीधा सीधा आपसे स्क्यूनेस के बारे में पूछा है। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो मीन माइनस के मोड, वेट, मीन माइनस के मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, स्क्यूनेस के लिए। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दे नहीं रहा है तो हम यहां पर ये देखेंगे कि जो मीन है, मीडियन है और मोड है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। आप यहां देख रहे हो कि मीन जो है वो मीडियन से ज्यादा है और मीडियन जो है वो किससे ज्यादा है, मोड से ज्यादा है। जब ये तीनों क्या है इस मैनर में लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, और अगर उल्टा आ रहा तो कैसा होता, नेगेटिव स्क्यूड होता। लेप्टोप्रोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके लिए होते हैं, ये कर्टोसिस के लिए होते हैं, कर्टोसिस को कैलकुलेट करने के लिए। कर्टोसिस मतलब किससे, बीटा 2 को अगर वैल्यू पता है आपको तो उससे आप कर्टोसिस कैलकुलेट कर सकते हो कि लेप्टोप्रोटिक है, मेसोप्रोटिक या प्लेटोप्रोटिक है। लेकिन यहाँ पर ये स्क्यूनेस की बात कर रहा है तो स्क्यूनेस सीधा सा हम मीन मोड से निकाल देंगे, मीन मोड मीडियन से। तो इस तरीके को देखो, पहले वाले तरीके में स्टैंडर्ड डेविएशन दे ही नहीं रखा तो सिंपल से इस फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं होगा। तो ये है तो पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ये उल्टा होता, साइन इस तरह से होता दोनों में, तो कैसा होता, नेगेटिव स्क्यूड होता। अभी ऐसा है तो पॉजिटिव स्क्यूड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 1A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। भैया जब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था ये, तो उस चैप्टर में मैंने आपको ये स्टार पॉइंट करके लिखाया था कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और मैंने आपको वहां कहा भी था कि अगर ऑप्शन में आपको दोनों दे रखा हो तो उस कंडीशन में आप ग्रेटर देन 1 को जो है चॉइस मानोगे और उसको आंसर कर दोगे। मैंने आपको ये स्टार पॉइंट करके लिखा रखा है। मैंने आपको कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं एक ही जगह पर तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखे हैं तो ग्रेटर देन 1 को जो है प्रॉपर आंसर कर देना। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को छोड़ने की वजह इसकी लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला हुआ है तो आपको निकालना है क्या, पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ax प्लस के b इक्वल टू वाई, ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही सिंपल सॉल्व हो जाएगा। cy प्लस के d इक्वल टू x। अगर मैं इसमें जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूं या सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूं, इसमें भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूंगा। पहली बात तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, ओरिजिन से, एंड स्केल से जो होता है वो कैसा होता है, डिपेंडेंट। तो हमें मतलब किससे, डिपेंडेंसी से।
यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये किस पर डिपेंड करता है, स्केल पर डिपेंड करता है, और स्केल वो है जो आपके एक्स या वाई वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, मतलब कि ए और सी। इसका मतलब डी और बी पर कतई डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ए और सी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा वो भी इन टर्म ऑफ ए एंड सी आएगा, जो कि एक ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। किसी भी ऑप्शन में ए और सी के अलावा बाकी फिगर नहीं दे रखी, बाकी फिगर दे रखी हैं, लेकिन डी ऑप्शन में बाकी फिगर नहीं दे रखी हैं, ए और सी दे रखा है। और हमने पढ़ा है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो डिपेंड करता है स्केल पर, ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, और हमें पता है यहाँ पर स्केल कौन सा है, ए और सी। बात क्लियर समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंग इसका सिंपल स्वीट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है कि जो बच्चे उस टाइम ड्यूरेशन में, एक साल के अंदर, एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है और एक साल से कम के होते हैं वो, यानी कि 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, या फिर मैक्स 11 महीने, 12 महीने लास्ट, यानी एक साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु होती है उसको हम उस साल जीवित बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो वो रेट कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब नवजात, सिंपल सी बात, नवजात की बात आएगी तो यहाँ पर 15 से 50 दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 1 मंथ दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है कि नवजात का मतलब सिर्फ 1 मंथ नहीं होता है, नवजात का मतलब 1 साल से कम का होता है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो इस वर्ड को ही क्लेरिफाई कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर समझ पाई? केवल एक ही वर्ड से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। नंबर ऑफ डेथ बिलो एज 1 ईयर टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हालांकि 1000 होना चाहिए यहाँ पर कि 1000 जीवित बच्चों में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दे रखा। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60। ये क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आर। अब इसमें ऑप्शन 1 देखोगे, नॉर्मली एनआरआर वेरीज फ्रॉम 0 to 5, यानी कि एनआरआर जो है वो 0 to 5 जो है वेरी करता है। सेकंड में कह रहा है कि एनआरआर कैन नॉट एक्सीड जीआरआर। एनआरआर और जीआरआर क्या है, एनआरआर मतलब कि नेट रिप्रोडक्शन रेट, जीआरआर मतलब कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अब थर्ड ऑप्शन में कहा है कि दोनों जो है एक है, देन द फीमेल पॉपुलेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इनटू न्यू जनरेशन। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अगर एक जो है 100 महिलाओं का ग्रुप है, मान लेते हैं 100 महिलाएं, उन्होंने 100 बच्चों को जन्म दिया है, तो इस जनरेशन में कितने लोग हैं, 100, इस जनरेशन में कितने लोग हैं, 100 हैं। इसका मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। और इस केस में एनआरआर कितना होगा, नेट रिप्रोडक्शन रेट कितना हो गया, वो हो गया 1, यानी हर एक महिला ने औसतन कितने बच्चों को जन्म दिया है, वो दिया है 1। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि एनआरआर 1 केस में कि जो नई जनरेशन है वो भी कैसी रहेगी, बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगी। अगर हर एक महिला एक बच्चे को औसतन जो है जन्म देती है तो एनआरआर 1 है, उस केस में जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसके बाद जब बी ऑप्शन पर आते हैं तो जीआरआर एक टर्म आती है। जीआरआर का मतलब क्या है, जीआरआर का मतलब होता है अपने पूरे जो काल चक्र है, यानी कि 45 एज जो डिसाइड की गई है, एक तरह से मान ली गई है कि इंडिया में 45 एज होती है जब तक महिलाएं बच्चे दे सकती हैं। तो 45 तक की एज में जो औसतन बच्चों की देने की क्षमता है उसको हम बोलते हैं जीआरआर, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होती है वो मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा बच्चे देने की क्षमता नहीं होती। तो एनआरआर जो है ना वो कम हमेशा क्या होगी, एनआरआर जो है जीआरआर से हमेशा कम होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जीआरआर क्या है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट 45 एज तक हम कंसीडर करते हैं जो उनकी मैक्सिमम एज है जिसमें वो मैक्स बच्चों को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चे देने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो एनआरआर है वो कैसी होगी, हमेशा जीआरआर से कम होगी। तो इस केस में जो बी भी सही है, जब बी सही है तो डेफिनेटली ए भी सही होगा। ए बी सी ये औसतन है 0 to 5 एनआरआर के लिए। तो इसमें ऑल द अबव क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी बहुत ही सही आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। 2-3 क्वेश्चन है जो सिमिलर वे में रिपीटेड हैं। इसका जैसे जनरेशन का था क्वेश्चन, मैंने इससे पहले ही बताया था, और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी रिपीट होता हुआ दिख गया। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 61, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व में से कौन सा ऐसा कर्व है जिसका पार्ट सप्लाई कर्व है। तो इसका हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का पार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेम पार्ट है क्या, सप्लाई कर्व।
और एक है इसमें यूटिलिटी कर्व, ये पार्ट है किसका, डिमांड का। डिमांड, अगर आपसे यही क्वेश्चन डिमांड के टर्म में पूछा जाए तो आप आंसर करोगे यूटिलिटी कर्व, लेकिन अगर आपसे सप्लाई कर्व बोला है वो किसका पार्ट है तो आप बोलोगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें मैच करना है कि आरएफएस, रिको, आरएस, आरटीसी एंड काजरी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। मैंने कहा भी था आपको कि जो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप पढ़ लेना, क्योंकि वही सेम आपको पूछे जाए। तो यहाँ पर पहला दे रखा आरएफसी, रिको, आरएस, आरटीसी। रिको का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल, वैसे भी ऑप्शन में 1969 तो है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला था, वो मिला था 1980 में। तो हम इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1980 पढ़ते हुए आए हैं। तो ये हो गया किसका, 2 का। और इसके बाद आरएसआरटीसी जो है उसका था 1964, तो ये हो गया किसका, ये हो गया 3 का। तो इसी से अगर ऑप्शन मिला होगा, वैसे इसी से मिल जाएगा आपको रिको से। तो रिको में 2 का है 3, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। 2 का 3, 3 का 2 एंड इसके साथ चौथे का 1 है, यानी काजरी का कितना 1959 एंड आरएफसी का कितना 1955। क्वेश्चन नंबर 71 है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट बोथ 1452 इंटू ए एंड 1452 डिवाइड बाई ए आर कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ए इज इक्वल टू, देखो 1452 में हम किसी भी संख्या का डिवाइड कर रहे हैं और 1452 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक संख्या का। तो ये बोल रहा है कि फाइनली क्या मिल रहा है हमें, परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, मतलब पूर्ण वर्ग मिल रहा है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। या तो एक तरीका ये है कि सभी नंबर का आप गुणा भाग करके देखो और फिर उसके बाद देखो कि परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर के थ्रू बन रहा है। या फिर दूसरा सबसे सिंपल तरीका ये है कि 1452 को आप फैक्टराइज कर लो। जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 सत्ते 14 और 26। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 363। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 11 गुणा 11। अब यहाँ पर आप पेयर बनाओगे तो 11 11 2 2, या तो आप 3 को हटा दो, नहीं तो एक 3 और लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सिंपल सा जो ए होगा उसका मान क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ 0.014 इंटू 0.14 p, और ये आपको दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे तो 0.014 इंटू 0.14 का अंडर रूट, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ तो क्या लिखूंगा, रूट p इक्वल टू 0.014 इंटू 0.14 और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, q। अब ध्यान से देखो, इस q को हटाकर अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई परेशानी होगी, नहीं होगी। अगर इस पूरी संख्या को हटाकर यहाँ लिख दूँ तो कोई परेशानी होगी, नहीं होगी। अब एक चीज और देखो कि ऊपर और नीचे वाली संख्या में सिर्फ किसका अंतर है, रूट का अंतर है, यानी ऊपर x लिखा है तो नीचे रूट x लिखा है। और जब हम इसको काटते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा, रूट x बच जाएगा। अब ध्यान से सुनना है आपको, रूट x मतलब कि ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है उसके अंदर क्या, ओनली रूट। बात क्लियर है। जब ये सॉल्व हो गया तो आपको निकालना क्या है, p बाई क्यू। तो दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो क्या बच गया यहाँ पर 0.014 इंटू 0.14, 14 14 कितना होता है, 196 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ गया, 0.00196, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 का कहना है, द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यू पूछिए, 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 7 प्लस के 722 कितना होता है, 729, और जिसका क्यूब रूट कितना होता है तो वो होता है 9। बात क्लियर है। 9 प्लस के 16 कितना होता है, 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होगा, 5 5 और 9 कितना होता है, 64। तो यहाँ से 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 4 और 21 कितना, 25 25 का अंडर रूट कितना होगा, 5। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 74 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36.343 ऊपर बार डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ओनली 43 के ऊपर बार लग रहा है, तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 3 के ऊपर भी है क्या, 3 के ऊपर नहीं है, होता तो इसे आधा जरूर नहीं होता। ये 43 के ऊपर है। अब हमें करना क्या है, 36, इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36 प्लस के 0.343 बार, लिख सकता हूँ इसको बिल्कुल इस तरह से। हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 7 का। तो स्मार्ट तरीका ये है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने आपको बताया था जब पुराने साल का पेपर सॉल्व कराया था, अभी भी वहीं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखना। इसको कैसे लिखोगे, पूरी संख्या को लिख लो, माइनस के जो नॉन बार की संख्या है वो अपॉन में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9,
और एक एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब एक बार 0। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 340, यानी कि 0 से कट गई 0, तो कुल मिलाकर कितना है 34/99 आ गया। अब आपको करना क्या है, 36 प्लस के 34/99 डिवाइड बाई 7 होना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 36 गुणा 99 प्लस के 34 और बटा 99। सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 34 प्लस के 2, तो 34 गुणा 99 प्लस के 34 मतलब कि 3400 प्लस के 99 इंटू 2 यानी कितना 198 अपॉन में 7 इंटू 99। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3598 अपॉन में कितना 7 इंटू 99। सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो, 7 5 35, 14 7 98 यानी कि 514। और सॉल्व करोगे तो 514 में 99 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा, प्लस के कितने बचेंगे 19 बचेंगे बटा 99। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस के 0.919 और उसके ऊपर कंप्लीटली क्या बार। मैंने आपको बताया था कंप्लीट बार होगा तो 2 बार 99, 2 बार 9 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका 5.19 बार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर ये है 75 है मे बी। A certain sum of money travel in 6 year by some rate of simple interest and how many year it will be 5 times। यानी पहले कोई मनी है और वो 6 साल में कैसी हो गई, 6 साल में जो है वो तिगनी हो गई। इसके बाद इसने बोला कि कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है PRT/100 कितना होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इसने बोला तिगनी हो गई, मतलब कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये ऐसा ही है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने आपने 100 रुपये लगाए और वो अमाउंट कितना हो गया तिगना हो गया, इसका मतलब ब्याज कितनी मिली 200 मिली, तो यहाँ से P की वैल्यू हो गई 100। ऐसा ही कितना हो गया, तो ऐसा ही हो गया 200। R आपको दे नहीं रखा, T आपको कितना दे रखा है 6 साल दे रखा है, तो ये हो गया 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा R इक्वल टू 100/3 आ जाएगा। 200/6 मतलब कि 100/3%। इतना क्लियर हो गया। अब इसने बोला अगले जो है कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा। वापस से PRT/100 लगा दो इक्वल टू क्या SI। अब वापस से देखो, अगर 100 रुपये आपने लगाए तो वो कितने हो चुके हैं 500 रुपये हो चुके हैं, इसका मतलब ब्याज कितनी मिली है 400 रुपये ब्याज मिली है। तो लिख दो बस 400 रुपये यहाँ पर हो गए और P कितना हो गया, P हो गया 100 रुपये, 100 से 100 कट गया। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 100/3 और T आपको पूछा है, तो यहाँ पर 100 से काटोगे 100 0 0 और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12, यानी 12 साल लगेंगे पैसे को 5 गुना होने में। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h ए ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h इट इज लेट बाय 30 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी। देखो ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो क्या 50 km/h से जाती है तो राइट टाइम पहुंचती है, लेकिन स्पीड कम हो गई किसी कारणवश तो डेफिनेटली लेट होनी है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो यात्रा की लंबाई है वो क्या है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, हमने ये पढ़ा है। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 50 की, टाइम हमें पता नहीं है तो 15 × T। दूसरे के केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और टाइम में क्या होगा 30 मिनट की देरी होगी, मतलब टाइम बढ़ गया है। यानी टाइम पहले कितना लगता था 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब जी कितने लग रहे हैं 4.5 घंटे लग रहे हैं, यानी कुल मिलाकर T प्लस के 1/2 टाइम लग रहा है। अगर दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा D के बराबर आएगा। बस इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा 50T इक्वल टू 40T माइनस के कितना 20, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यहाँ से नहीं 10T इक्वल टू 20 आया तो T इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। 2 किस में, हार में, क्योंकि कंप्लीटली हार में चल रहा है। 30 मिनट को भी हमने 1/2 लिखा है। ये बात समझ में आ गई। जब T 2 आ गया 50 से गुणा करोगे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 100 km/h आ जाएगी। बात क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा परफेक्टली 100 किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या कहना है कि इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 3:7। ये कहना चाह रहा है कि दूध और पानी का मिक्सचर है जो कि कितना है 30 लीटर है, और उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना है 7:3 है। ध्यान से सुनना है, 7:3 में है, यानी कि अगर 10 लीटर मिक्सचर है हमारे पास दूध है तो उसमें जो है 7 लीटर प्योर दूध होगा, 3 लीटर पानी होगा। अगर ये चीज़ हम 30 लीटर के लिए देख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये 10 की वैल्यू 30 है, 10 की वैल्यू है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3 होगी तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 21 होगी, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी।
बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब मिल्क कितना है 21 लीटर और प्योर वाटर कितना है वो है 9 लीटर। हमें क्या करना है, हमें आगे जाके वाटर ऐड करना है। तो हम बात करें दूध अपॉन पानी की, तो दूध अपन पानी का वो रेशियो कह रहा है 3:7 आना चाहिए। वो यही कहना चाह रहा है ना कि इतना कितना पानी मिलाएं कि जो रेशियो है वो 7:3 से बदलकर 3:7 हो जाए। क्या मिला रहे हो आप, पानी मिला रहे हो, तो किस में मिला रहे हो, पानी में ही मिलाओगे। 9 प्लस के x यानी कि दूध अपॉन पानी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, 3 से कट गया कितनी बार 7 बार, 7 7 49 माइनस के 9 यानी कि x कितना आ जाएगा 40 लीटर। इसका राइट आंसर होगा 40 लीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 है। इसका कहना क्या है, ये कह रहा है कि स्टूडेंट डिवाइड ए नंबर बाय 2/3 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट्स बाय 2/3, हाउ मच परसेंट एरर इज इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी है जिसने क्या किया कि 2/3 से उस संख्या को गुणा करने की जगह 2/3 से भाग दे दिया। तो ऐसी संख्या मान लो जिस संख्या में 2 और 3 का दोनों का डिवाइड जा सके, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप ऐसे कोई भी संख्या मान सकते हो, लेकिन अगर वो संख्या मानोगे जिसमें 2 या 3 का डिवाइड चला जाए तो वो क्वेश्चन ही बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 30 से कम ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसमें 2 या 3 का डिवाइड चला जाए। बाकी 6 है, आप 6 भी मान सकते हो, मैं 6 मान लेता हूँ। अब देखो 6 में 2/3 का गुणा किया तो 2/3 का गुणा करने पर कितना आया, 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, यानी फाइनल आंसर 4 आना चाहिए था। लेकिन क्या किया उसने, 6 में 2/3 का डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 6 गुणा ये कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2, 3/2 और 2 से कितनी बार कट गया 3, 3 3 9, यानी कि आंसर आया कितना 9। चाहिए कितना था 4, तो एरर कितनी होगी 9/4/4, 9 माइनस के 4/4 तो कितना ये हो गया 5/4। तो कुल मिला के सॉल्व करोगे परसेंटेज की टर्म में तो गुणा 100 लगा लो, मतलब कितना 125%। इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5% एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 5%। इफ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर द पॉपुलेशन इज 7980 देन द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। यानी क्या कह रहा है कि गांव है जिसमें स्टार्टिंग में कोई जनसंख्या थी, अगली साल के एंड में क्या हो गया 5% बढ़ गई, उसके बाद अगली साल के एंड में क्या हुआ वो 5% घट गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है कि प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी अगर एंड में इतनी है तो यहाँ पर देखो बात कि ये मान लो आप ये प्रारंभ की थी, उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड पर और सेकंड ईयर के एंड पर अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो थी वो थी यानी इनिशियल रेट से वो थी 100, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते बढ़ गई कितनी, वो हो गई 105, क्योंकि इसने बोला है 5% की क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसके बाद आप ये मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में 100 थी और सेकंड ईयर के एंड में आते आते वो 5% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, तो कितनी होगी 95 हो गई। बात क्लियर है। मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे कई बार करा चुका हूँ। यहाँ पास का नंबर है इसको लिख दो 105, यहाँ पास का नंबर कितना है वो है 100, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 105। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें दे रखा है उसने दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब कि ये दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे इनिशियल पूछा है, तो हमें इन दोनों से मतलब है। तो 100 गुणा 100 और ये कितना है 105 गुणा 95। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 20 गुणा 20 और ये कितना हो गया 21 गुणा 19। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 400, 20 कितना हो गया 400, और ये मैंने क्या किया था 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 20, 5 से 20, 5 से 21, 5 से 19, यानी 25 से मैंने दोनों का डिवाइड कर दिया। अब 21 गुणा 19 करोगे तो 400 माइनस के 1 यानी कितना हो जाएगा 399। अब यहाँ पर आपको दिया 399 की वैल्यू कितनी 7980 दी है, तो आपसे क्या पूछा है 400 की वैल्यू पूछी है, तो सीधी सी बात है पहली बात तो ये ज़्यादा आएगी। अब आप अगर 399 का डिवाइड कर लेते हो तो जो संख्या आएगी उसको बस आपको 7980 में जोड़ना है। 399 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 798 आता है और 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये किस में गुणा हो रहा है 20 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और यहाँ पर डिवाइड करने पर 1 की वैल्यू कितनी आई 20 आई, इसका मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है 20 है। तो आप क्या करो 20 को ऐड कर दो, तो चाहो तो आप ये कर दो 20 को ऐड करके कितना करोगे इसको 8000 कर दो, या फिर क्या करो 399 की वैल्यू आपको 7980 दे रखी है, 400 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा वो सीधा 8000 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या है वो कितनी होगी 8000 होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर चेंज बाई
+3% एंड माइनस के 20%। प्लस का मतलब ये बढ़ाई जा रही है, माइनस का मतलब घटाई जा रही है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, तो लंबाई और होता है चौड़ाई, यही तो होता है एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं ये मान लेता हूँ कि लंबाई कितनी थी, 100 थी, चौड़ाई भी मान लेता हूँ 100 थी। अब यहाँ पर लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, 130 हो गई, और चौड़ाई चौड़ाई जो है वो घटकर कितनी हो गई, 80, 20 घटेगी तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब इसका एरिया देखोगे प्रारंभ में तो वो हो जाएगा 10,000, लेकिन दोबारा में देखोगे तो ये कितना, 0 0 8 24 4, ये कितना 8 1 8 और कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 13 8 104। तो पहले कितना था, 10,000 था, अभी कितना है 10,400 है। कितना बढ़ गया, 400। किस पर देखोगे, 10,000 पर परसेंट लगाने के लिए किसका गुणा कर दोगे, 100 का। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4%। 4% क्या, बढ़ना या घटना। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 10,000 से कितनी हो गई, 10,400, यानी कि बढ़ गया। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कर पाए होंगे डेफिनेटली। साथियों, राजस्थान में संगणक का पेपर हुआ है रिसेंटली, उसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस लेक्चर में अपन उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके अंदर क्या लेवल रहा और किस तरीके से आगामी परीक्षाएं अगर आपकी कोई है तो उसके अंदर क्या आपकी तैयारी रहनी चाहिए, किस किस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान आपको देना चाहिए, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन हमने टाइप करवाए हैं वो इंग्लिश के अंदर करवाए हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी मैं यहाँ पर बोल के बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझा के बताऊंगा। आप इस चीज़ों से डरिए ना, हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर है तो इंग्लिश के माध्यम से आप उसको बेटर ढंग से समझ पाएंगे। CTRL जो लिखा है ये कंट्रोल होता है। अब आप इसको हिंदी के अंदर कंट्रोल को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है। आप ऑप्शन में कंट्रोल का CTRL ही होगा, तो इसलिए वो चीज़ें बताना मैं आपको पहले ज़रूरी समझता हूँ। आइए अब अपन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और एक स्टूडेंट के नज़रिए से भी क्या चीज़ें यहाँ पर आपको करेक्ट करनी चाहिए थी। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आप उसमें इजीली तुक्का भी लगा सकते थे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क किस अनुरूप आप ले सकते थे उसकी भी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ग्रुप द सेलेक्टेड शेप्स टुगेदर इन MS PowerPoint 2007 स्लाइड्स। तो 2007 का जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, उसके अंदर सेलेक्टेड शेप्स को एक साथ ग्रुप में रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड शेप्स का मतलब है आपने मान लीजिए दो शेप यहाँ पर ली है, एक यहाँ पर स्क्वायर लिया है और एक ट्राइंगल लिया है। पावर पॉइंट के अंदर 2007 वाला वर्जन अपन यूज़ में ले रहे हैं। यहाँ पर एक स्लाइड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल से, फिर दूसरी स्लाइड पे गए उसको भी कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया है। दोनों स्लाइड सेलेक्ट तो हो गई है अलग अलग, बट इसको ग्रुप में करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ में लेंगे। तो ग्रुप में करने के लिए हम शॉर्टकट लेते हैं Ctrl+G। अब इस ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए हम शॉर्टकट लेते हैं Ctrl+Shift+G। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अंदर तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, बट यहाँ पर अनग्रुप करने के लिए भी Ctrl+Shift+G यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर इसका होगा Ctrl+G। Ctrl+U जो है अंडरलाइन के लिए यूज़ में लिया जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हम क्यों करते हैं इसको Ctrl+G ग्रुपिंग क्यों करते हैं। मान लीजिए दो हमने ऑब्जेक्ट लिया है या दो कोई अवयव अपन कह सकते हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है या कुछ ट्राइंगल है, हम इसको यहाँ से मूव कराना चाहते हैं, यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन है कि इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके लेफ्ट एरो से अपन कीबोर्ड से प्रेस करके ले सकते हैं या फिर ड्रैग करके ले सकते हैं। ड्रैग जो वर्ड है मतलब इसको घसीट के लेके आ सकते हैं इधर, बाकी एक बार इधर इसको ले आए फिर दूसरे को ले आए, तो यहाँ पर टाइम जो है वो बच जाएगा। टाइम जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम होगा, मैं कहने का मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको करने की वजह से हम क्या करेंगे, उन सभी सेलेक्टेड आइटम्स को ग्रुप में बना लेंगे और एक बार में उसको यहाँ पर मूव करा लेंगे, या जो भी ऑपरेशन अपन को कराने या डिलीट करने किसी चीज़ को तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए इस ग्रुपिंग का यूज़ में लिया जाता है। तो उद्देश्य भी बता दिया, बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। आपका उद्देश्य ये है कि आपका पेपर सेलेक्ट हुआ है, आप सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उसको चेक करने के लिए। तो ठीक है, अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क किस अनुरूप ले सकते थे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+U आप अंडरलाइन के लिए यूज़ में लिया जा सकता था,
ठीक है, तो ये आपको पहले ही पता है तो इसलिए नहीं होगा। नन ऑफ द अबोव, यहाँ पर आप इसको एक टाइम के लिए छोड़ सकते थे क्योंकि ग्रुप से आप ग्रुप का पहला वर्ड होता है जी, तो इन दोनों में से कुछ एक लगा के आना चाहिए था। तो जिन्होंने कंट्रोल प्लस जी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। दो तो अपन ऑटोमेटिकली देख के ही यहाँ पर डिलीट कर सकते थे। तो कंट्रोल जी ग्रुपिंग के लिए, अनग्रुप के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी टेक्स्ट को जब लिखते हैं तो टेक्स्ट किस तरीके से दिखेगा उसको देखने के लिए हमारे पास में फॉन्ट जो होता है वो एक अवयव होता है। फॉन्ट के आधार पर हम किसी भी टेक्स्ट को किस अनुरूप दिखेगा वो निर्धारित करते हैं। अब उसकी साइज जो होती है उसको छोटा या बड़ा करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़। अगर उसे छोटा करना होगा तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसका लेफ़्ट वाला पोर्शन, ठीक है, एक इससे लेफ़्ट में होगा छोटा, और अगर इसी को हम राइट वाले को यूज़ में ले रहे हैं तो उससे बड़ा हो जाती है, फॉन्ट की साइज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉल, अपन कहें लेस देन का सिंबल, तो इससे भी जो है वो फॉन्ट की साइज़ कम होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। तो जिन्होंने ये किया है डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अब ये जो चीज़ें हैं आपको एग्जामिनर ने चाहा कि आपको शॉर्टकट की दूसरा सी वाला पता है या नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। ये तो जनरली याद में रखते हैं बट इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक फेमस क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ IPv4 एड्रेस। तो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटी एग्जाम हो या बड़ी हो, कोई कंप्यूटर साइंस की एग्जाम हो या फिर पटवारी हो, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट हो राजस्थान में, या फिर किसी भी एग्जाम में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आजकल पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट भी रहता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का पूछ लेगा या फिर वर्जन 6 का पूछ लेगा, एड्रेस की साइज पूछ लेते हैं आपसे। तो 32 बिट इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का, और 128 बिट्स होता है वर्जन 6 का। तो IPv6 128 बिट्स और 32 बिट्स जो होता है वो वर्जन 4 का होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेब ब्राउज़र इज़। वेब ब्राउज़र क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मैंने बोला सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया गया होता है। तो हमारी यहाँ वेब ब्राउज़र से क्या आवश्यकता है कि हम वेब पेज या फिर वेबसाइट को हम एक्सेस कर पाएँ, उसको देख पाएँ, तो उसके लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। इनमें से कौन सा पहला है, तो मोज़ेक इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल क्रोम जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। नेटस्केप जो है एक नेटस्केप नेविगेटर के नाम से आता है। इंटरनेट जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से है, डिसकंटिन्यूड हो गया, मतलब अभी यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके आधार पर इसके जो नया इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेगा माइक्रोसॉफ्ट एज की फुल फॉर्म EDGE होगी, और ये 2022 से यहाँ पर काम में लिया जाएगा। नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून कहें, वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, जाता भी है, तो इसके अनुरूप थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले मोज़ेक का आप इंटरफेस देखिए। पहले की वेबसाइट जो होती है थोड़ी डल होती थी, यहाँ टेक्स्ट वगैरह ही, लिंक वगैरह ही डाल दिए जाते थे, बट पहला है यहाँ पर HTML पेज जो होता है वो किसी भी वेब पेज का एक्सटेंशन होता है, मतलब HTML के आधार पर उसको निर्धारित किया जाएगा कि ये वेबसाइट का पेज है, तो एक्सटेंशन क्या होगा, .html, ठीक है। मोज़ेक 1993 में बना था, ये पहला वेब ब्राउज़र था जिसको डेवलप किया गया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेटस्केप की बात करें तो इसको दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो नेटस्केप नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक फीचर था भाई, कुछ कमियां थी मोज़ेक के अंदर कि भाई जब इसमें लोडिंग होती थी, डेटा जब लोड किया जा रहा है तो कुछ समय के लिए ब्लिंक हो जाता था, कनेक्शन जो है जो दिखने के रूप में ब्लिंक हो जाता था, ब्लैंक आ जाता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक नेटस्केप नेविगेटर के अंदर कुछ फीचर्स डाले गए, और यहाँ पर साथ में फ्री ईमेल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की गई। तो 2000 कहें यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर मोज़ेक से जो है वो एडवांस वर्जन यहाँ पर
होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया गया, ये थॉमसन रियरडॉन ने डेवलप किया गया था। इसको IE और MSIE के नाम से जाना जाता है। 15 जून 2022 के अंदर इसको डिसकंटिन्यूड ऑफिशियली कर दिया जाएगा। गूगल क्रोम जो है इसका आइकन ये आप देख सकते हैं, गूगल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 2008 के अंदर। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। देखिए जिस भी एग्ज़ाम, मतलब आप नेक्स्ट आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से ही बता दूंगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ये इस वेब ब्राउज़र को आप एंड्रॉयड पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस वेब ब्राउज़र को विंडोज़ के सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। गूगल का प्रोडक्ट है क्रोम। तो इस तरीके से क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र होता है जो कि 2008 में डेवलप किया गया। मोजिला फायरफॉक्स एक फ्री है और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका सोर्स कोड जो रहता है, जिसके अंदर कोडिंग की गई होगी, वो डेवलपर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इसको डेवलप किया गया था मोजिला फाउंडेशन की कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा। तो कम्युनिटी मेंबर्स ने इसके सोर्स कोड को अवेलेबल करा रखा है। ये फ्री में है, इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है। 2002 के अंदर बनाया गया था। इसका पहले नाम फिनोएक्स नाम से था। तो मोजिला फायरफॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के जगह यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूड हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज। स्प्रेडशीट से आप क्या समझते हैं? देखिए स्प्रेडशीट कोई भी अपन कैलकुलेशन करते हैं या फिर अपन कहें टेबल वगैरह बनाते हैं। टेबल बनाते हैं, कुछ टेबल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, सैलरी वगैरह डिसाइड करनी हो, तो हम एक यूज़ में लेते हैं सॉफ्टवेयर एक्सेल। ठीक है। तो ये पूछना चाहता है द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज, तो यहाँ पर होता है विसिकैल्स। तो विसिकैल्स नाम से यहाँ पर ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका इंटरफेस देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा दूं तो इस तरीके से दिखता है। आप एक्सेल में देखेंगे यहाँ पर रो एंड कॉलम रहती है। ये 1 2 3 4 5 6, ये इनको टुपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये रो रहती है और ऊपर से आप देखें तो ये कॉलम रहता है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला, अगर मान लीजिए यहाँ पर कर्सर रहता है तो इसको अपन एक्टिव सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से जो दिखने वाला पहला प्रोग्राम था स्प्रेडशीट, उसको विसिकैल्स यहाँ पर कहेंगे। और इसको 1979 के द्वारा डेवलप किया गया, रिलीज़ किया गया कहने का मतलब, और एप्पल के अंदर ये काम में लिया जाता था। ठीक है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है MS एक्सेल, उसी तरीके से विसिकैल्स जो है यहाँ पर एप्पल के द्वारा यूज़ में लिया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। तो आपने देखा है 2019 पर फोकस किया गया है। तो आने वाली एग्जाम्स के लिए आप एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों 2019 के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानकारी रखिएगा। ये आपकी एक सलाह है। ठीक है। इसमें से फ़ॉन्ट साइज़ पूछा है, डिफ़ॉल्ट कौन सी है? डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब आप कोई सिस्टम सबसे पहले यूज़ में लेते हैं तो जब उसकी प्रोग्रामिंग करी गई थी तो उसके अनुरूप क्या चीज़ें फिक्स कर दी गई थी डेवलपर के द्वारा। तो एक्सेल के अंदर 2019 के वर्जन के अंदर फ़ॉन्ट के अगर बात करें तो फ़ॉन्ट जो फिक्स करके दिया था कि हम कौन सा फ़ॉन्ट जो है डिफ़ॉल्ट बनाएंगे, तो कैलिबरी और उसकी साइज़ जो थी वो 11, तो 11 पॉइंट कैलिबरी के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 2007 से पहले जो फ़ॉन्ट यूज़ में लिए जाते थे वो टाइम्स न्यू रोमन 11 पॉइंट लिए जाते थे बाय डिफ़ॉल्ट। अब 2019 की बात करें तो इसमें कैलिबरी 11 पॉइंट हो गए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कमांड्स ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से कमांड्स के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब आपने देखा कि यहाँ पर गो टू है और फाइंड है, तो गो टू और फाइंड दो तो नहीं आते हैं। जब अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ लेते हैं तो 3 चीज़ें दिखती है वहाँ पर। तो गो टू, फाइंड और रिप्लेस ये हो सकती है, या फिर आपको यहाँ पर गो टू, क्लियर और यहाँ पर फाइंड, 3 यहाँ ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो कन्फ्यूज़न हो सकती है वो पहला है गो टू, रिप्लेस और फाइंड, और क्लियर, गो टू, रिप्लेस। तो तीनों में ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा गो टू, रिप्लेस और फाइंड। किस तरीके से दिखता है डायलॉग बॉक्स मैं आपको बता दूं। जब आप यहाँ पर एडिटिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे, इनमें से कुछ भी आप ओपन कीजिए, रिप्लेस ओपन कीजिए या फाइंड ओपन कीजिए, आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखेगा। अब यहाँ पर 3 कमांड है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो तीनों किस में आ रही है? रिप्लेस, गो टू एंड फाइंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ये होता है।
कभी कभी आपसे पूछ लेता है, देखो एक वर्ड अपन यूज़ में लेते हैं कंप्यूटर में, पॉपअप। पॉपअप का मतलब होता है हमने यहाँ पर कोई चीज़ें, जब अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं तो अदर वेबसाइट्स में कुछ पॉपअप आ जाते हैं, निकल के आ जाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट पॉपअप आ जाता है। पॉपअप का मतलब है उभर के आना किसी चीज़ में, या वेब पेज के अंदर कुछ एक्शन होने के बाद में वो अलग से दिखाई देने लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं पॉपअप। वो चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 का वर्जन, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपसे, देखो 2019 एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस मतलब होता है प्राथमिकता, आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब है इनमें से कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं परसेंट जो है वो पहले सॉल्व होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस तरीके से C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर भी प्रेसिडेंस होती है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल्स होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप बात करें, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है। कंप्यूटर किस आधार पर समझेगा कि हमें किस को सॉल्व करना है पहले, तो उसके लिए प्रेसिडेंस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है, जिस तरीके से मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, इसके आधार पर वो क्वेश्चन जो है करेक्टली सॉल्व हो पाता है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं उसके अंदर एक प्रेसिडेंस नाम का कंसेप्ट होता है। इसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करिएगा। तो एक्सेल के अंदर 2019 में क्या होता है, वो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज विच कैन बी अप्लाइड फॉर एनी कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर को अगर मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो दी जा सकती है वो 1638 दी जा सकती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसको आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते थे। देखिए किसी भी फॉन्ट की बात करें तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली ये यहाँ पर गलत होगा, तो इसको अपन एक बार के लिए छोड़ते हैं। 1638 और 136, 168 इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, बट देखा जा सकता है 168 नॉर्मल फॉन्ट रहता है। इससे बड़ी स्क्रीन से अगर अपन यूज़ में ले रहे हैं तो नॉर्मली अपन ले सकते हैं। 1638 का करेक्ट आंसर होगा। इसको तुक्के से भी आप सॉल्व किया जा सकता था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया। किससे हम डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया के कलर को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट की अगर बात करें तो जो लिखा गया है वो उसके अंदर उसको चेंज करना, उसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए हमें होम के अंदर वहाँ पर दिखाई जाते हैं टेक्स्ट, उसकी फॉन्ट साइज वगैरह हो गई। तो डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन आता है 365 पैकेज है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, 2007 उस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी एक वर्जन है। उसके अंदर कंटेंट एरिया के डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करने के लिए होम के अंदर ऑप्शन दिया जाता है, होम टैब के अंदर। ये आपसे पूछा गया था। डिज़ाइन के अंदर मॉडिफिकेशंस करने, किसी डिज़ाइन के अंदर इंसर्ट अपन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फाइल को, ऑडियो फाइल को, इस तरीके से। फाइल्स के अंदर अपन सेव एज वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो होम के अंदर यहाँ पर होगा उसके कंटेंट एरिया के डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज करने के लिए, तो होम ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज कनेक्टेड टू कन्फर्म द गिवन कंप्यूटर एग्जिस्ट इन कनेक्टेड टू नेटवर्क। एक नेटवर्क में क्या कोई जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें कौन सी सर्विस दी जाती है, वो दी जाती है पिंग। पिंग से अपन कह सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये पैकेट्स को ट्रैक करती है, मतलब पैकेट से रिलेटेड है, पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं है, तो पिंग कमांड से वो पैकेट ट्रेस करके यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको तुक्का लगाएं अगर बात करें तो दो एलिमिनेट करते हैं, सिंग और डिंग को अपन ने एलिमिनेट कर सकते हैं। जो जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, पैकेट वगैरह नहीं समझते हैं, वो रिंग को करके आ सकते थे, बट फिर भी अपन ने सिंग और डिंग तो एलिमिनेट कर ही दिया। ये कैलकुलेटेड रिस्क के आधार पर हो सकती थी, और ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। डेटा जब अपन एक्सचेंज करते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड पर, एंड का मतलब है यहाँ पर एक सोर्स अपन मान लेते हैं, सोर्स का मतलब है जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, और एक डेस्टिनेशन जिस पर डेटा ट्रांसफ़र होगा उसको अपन बोलते हैं डेस्टिनेशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा ट्रांसफ़र अपन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें डेटा एक्सचेंज की सर्विस यूज़ में लेनी पड़ती है।
डेटा एक्सचेंज हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स कुछ नहीं होता है इसके अंदर डेटा एक्सचेंज में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 बार यहाँ पर नोट को पढ़ना चाहिए था और इसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट अगर पता होगा तो वो चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। सिंप्लेक्स का मतलब होता है हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन या फिर 2 पॉइंट है तो सही, बट हम कभी भी एक ही पॉइंट से जो है डेटा सेंड कर सकते हैं, कभी भी दूसरे पॉइंट से डेटा सेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जब अपन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो रेडियो पर से ही ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं चैनल्स के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपन जो रेडियो सुन रहे हैं उससे वापस उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। 1 वे ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ही तरफ से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। अब दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है यहाँ पर एक सोर्स है, दूसरा डेस्टिनेशन है, दोनों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर एक टाइम पर एक ही काम करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स। जैसे पुलिस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि वायरलेस सिस्टम होता है, आप वहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक बार आप वहाँ पर उस बटन को प्रेस करते हैं, अपनी बात बोलते हैं, फिर उसके बाद में वो बात अपनी दूसरे मैसेंजर के थ्रू जाती है, वो एक माध्यम है, वो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। और एक होता है फुल डुप्लेक्स, दोनों साइड से एक साथ में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो 3 तरीके होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया। अब डेटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, अब इसको देखिए, जब अपन किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होना ना होना ये माध्यम हो रहा है किससे, ये सब कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये फुल डुप्लेक्स मोड में मान लीजिए कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज़ में ली जाती है। ठीक है, पी से आप समझ सकते हैं पैकेट, और पैकेट भेजकर हम किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप विदाउट पैकेज भेजकर ये चेक नहीं कर सकते कनेक्टेड है या नहीं, कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा। जब यहाँ पर भेजने वाली बात आती है नेटवर्क के अंदर, तो वो पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो इससे आप इसको भी आसानी से कर सकते थे, आइडिया लगा सकते थे। बाकी ये 3 माध्यम तो मैंने आपको बता ही दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से भी आपको समझना चाहिए, जिस लेवल का पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब पेपर वो सेट करता है तो उस पेपर सेट करने का माइंडसेट क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसका भी आइडिया लगाकर अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो जो स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं इंट्रोड्यूस स्लाइड्स, तो इंट्रोड्यूस स्लाइड्स करने के लिए मतलब स्लाइड को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई इफेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्या हम उसे इफेक्ट कहते हैं या कस्टम एनिमेशन कहते हैं, प्रेजेंट एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी वर्ड है इसके अंदर कोई चीज़ मूवमेंट हो रहा है उसके लिए यूज़ में लिया जाता है। मतलब एनिमेशन अपन किसी ऑब्जेक्ट पर भी दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कह रहा है आपसे प्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करने के दौरान यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट लेने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजिशंस उसको कहते हैं। ट्रांजिशंस होता है, मान लीजिए आप मूवमेंट करा रहे हैं तो स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड को जब क्लिक करेंगे तो ऊपर से वो आए, नीचे से आए, लेफ्ट से आए, अलग अलग मूवमेंट होते हैं, वो तरीके होते हैं, वो ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, जब एक कंप्यूटर के अंदर सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसके अंदर किसी भी अवयव के ऊपर हम ट्रांजिशंस लगाते हैं। तो ट्रांजिशंस का मतलब है ये अवयव यहाँ तो था, बट इसके बाद में जब नेक्स्ट अवयव आएगा, अगर अपन इसकी बात करें प्रेजेंटेशन में, तो वो किस अनुरूप होएगा, उसका मतलब उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, क्या वो हम ऊपर से उसको मूव कराएं तो नीचे इस तरीके से आए, या फिर उनमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांजिशंस। इफेक्ट्स तो एक नॉर्मल वर्ड है, यहाँ पर यूज़ में नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ रोज इन MS एक्सेल इज इक्वल टू, एक नंबर ऑफ रोज की बात करें MS एक्सेल के अंदर कितनी होती है, 65,536 होती है। ये आपको याद ही करना होगा, एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ समझने की बात होती है, कुछ कंसेप्ट उसके पीछे लगता है, बट आपको पूछ लिया कि MS एक्सेल में कितनी नंबर ऑफ रोज हो सकती है, तो 65,536 याद में रख लीजिएगा। MS एक्सेल 2019 वाले वर्जन में से पूछा है क्वेश्चन, एड्रेस ऑफ करंटली सेलेक्टेड सेल इज नोन एज इन
किसके अंदर दिखेगा वो सेल के अंदर जो एड्रेस है वो दिखता है किसके अंदर, नेम बॉक्स के अंदर। जब आप किसी भी एक्सेल की सीट को खोलेंगे तो दो चीज़ें होती है, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखेगा A5 या फिर कहें यहाँ पर आपको जो दिखता है वो फार्मूला, अगर अपन कुछ लगाते हैं तो फार्मूला बार ये होता है, उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है A5, कहने का मतलब ए का तो वो कॉलम है और 5 यहाँ पर रो है। तो इस तरीके से अपन A5 A6 इस तरीके से जो लिखता है इसको अपन क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल गिव करंट सिस्टम डाटा, तो यहाँ पर डेट होगी, सॉरी डेट, ठीक है। तो करंट सिस्टम मतलब अभी सिस्टम की जो डेट है उसको दिखाने के लिए हम कौन से फार्मूले को यूज़ में लेते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो फार्मूला होता है टुडे। डेट अगर अपन को यूज़ में लेनी है तो वो टुडे, और नाउ अपन लेते हैं वो टाइम लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए नॉर्मली भी आप समझ जा सकते हैं कि भाई नाउ यानी क्या होता है, अभी होता है, और टुडे यानी होता है आज। डेट जो होगी करंट सिस्टम की जो डेट होगी वो आज की दिनांक होती है, ठीक है। अभी का क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर दिनांक के साथ में टाइम भी अगर आ रहा है तो उसके लिए यूज़ में ली जाती है नाउ, बट इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर होगा टुडे। तो डेट है यहाँ पर, डेट नहीं है, तो ये अपन इसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल 2019, वही 2019 पे फोकस है। इस कमांड को अगर अपन डालेंगे राइट यहाँ पर और इंडिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए डबल कोट है, ये सिंगल कोट नहीं है। इंडिया नाम का जो वर्ड है इसके दो लेटर को राइट साइड में, दो कैरेक्टर्स को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो IA को प्रिंट करेगा, तो IA ऑप्शन C के अंदर है। तो जिन्होंने भी IA किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें PDA की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका होता है, ऑप्शन D करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल डेटा अकाउंट नहीं है, डिजिटल असिस्टेंट होने की वजह से तो ये दोनों करेक्ट को अपन यहाँ पर हटा देंगे और डिजिटल को यूज़ में लेंगे तो ऑप्शन D ही करेक्ट बनता है। तो डेटा की वजह से तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो हट जाएंगे, और अकाउंट की वजह से सेकंड हट जाएगा। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी आपको अगर डायरेक्टली पता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, तो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए M% का सिंबल यूज़ में लेते हैं हम टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ने के लिए। अपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज़ में ली जाती है। अगर मान लीजिए ये जो अपोस्ट्रोफी अपन लेते हैं वो एक्सेल के अंदर रहते हैं, एक्सेल के अंदर भाई बहुत सारी अपन ने मैथमेटिकल वो लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, अपन कहें डेटा लिख दिया कि भाई उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर अंक लिख दिए। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए सेल से बड़ा होगा तो वो कुछ ई वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, उसको चेंज करना हो उसके लिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। बट यहाँ पर आपको टेक्स्ट में कॉन्केटिनेशन के लिए यहाँ पर M% का सिंबल यूज़ में लिया जाता है। ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा। एक्सक्लेमेशन में मार्क्स या फिर हैश जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन A करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। BCC जो है कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है, BCC जो है वो उसको बोलते हैं अपन कार्बन कॉपी, अपन यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन कॉपीज़ जो यूज़ में ली जाती है उसको ऑप्शन D ईमेल के अंदर यूज़ में ली जाती है। वेब ब्राउज़र के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, सर्च इंजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में जैसे C++, जावा वगैरह है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल के संदर्भ में जो होती है उसको अपन बोलते हैं कार्बन कॉपीज़। तो इस तरीके से अपन कहें ये टोटल 20 क्वेश्चंस जो है अपन ने देखे जो कि यूज़ में लिए गए हैं और राजस्थान के अंदर संगणक भर्ती के पेपर में आए थे। आगे वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपकी उसके अंदर 2019 वाले वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, 2019 पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो इस पेपर को लिया है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। और आने वाली एग्ज़ाम्स में अगर बात करें तो RSS भी जितने भी पेपर्स लेंगे उनके अंदर आपको कम से कम जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुरूप आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर सेट करने वाले जिस डेजिग्नेशन पे बैठे होते हैं वो एक ही पेपर सेट करने के लिए नहीं बैठे होते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स होंगी, कंप्यूटर क्वेश्चंस जो भी आएंगे उनमें देखेंगे आप किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ पर आपसे क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम्स में क्यों यूज़ में लिया जा रहा है आजकल, पावर पॉइंट से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद में प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गई है, डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो गए हैं, तो इस अनुरूप क्वेश्चन आना क्या है, स्वाभाविक है। तो रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसके आधार पर अपन को
चेंजेस कर लेना अपने अंदर में ही, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसी की वजह से अपन यहाँ पर इस पेपर को देखो कि किस तरीके से झुकाव है और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर साथ में लेते हुए अपन यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।